हाल ही में जेनेवा 2 टॉक्स में संयुक्त राष्ट्र ने आखिरी पल में ईरान को दिया न्योता वापस ले लिया। ईरान को सीरिया शांति वार्ता में हिस्सा लेना था, लेकिन ईरान ने जेनेवा 2 वार्ता के मसौदे को मानने से इनकार कर दिया। पश्चिमी देशों को ये भी डर है कि ईरान अपने वादे से मुकर रहा है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत कुछ दिनों के लिए टल सकती है। रूस और संयुक्त राष्ट्र चाहता था कि ईरान को जेनेवा वार्ता में बुलाया जाए। हालांकि ईरान के लिए भी जेनेवा 2 वार्ता काफी महत्वपूर्ण थी। خواست جمهوری اسلامی ایران استقرار صلح و ثبات در منطقه و پایان جنگ داخلی و مبارزه با تروریست ها। ईरान चाहता है रीजन में शांति हो, यहाँ जारी आतंकवाद और गृह युद्ध खत्म हो, और अगर किसी मीटिंग से इसका हल निकलता है तो ये काफी कारगर होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि कई मुल्क ऐसे हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर सीरिया के आवाम को इस मीटिंग से फायदा मिलता है, अमन बहाल होता है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। چون برخی از کشورهای حامی تروریسم در اینجا حضور دارند، در ایجاد صلح و ثبات موفق باشه، به دلیل اینکه کشورهای حضور دارند که بی‌ثباتی رو اونها به وجود آوردن. اما در این حال اگر اجلاس به مردم منطقه، به مردم سوریه با آزادی و دموکراسی به ثبات کمک بکنه، ما خوشحال خواهیم شد. ईरान ने डावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के दौरान ये साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हाल में निष्क्रिय नहीं करेगा और उसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए जारी रखेगा। ईरान ने पिछले साल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके एवज में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों पर ढिलाई दी गई, लेकिन ये बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। If Iran agrees with the West on the nuclear issue, then it should remove a concern that Iran will never produce a nuclear weapon. Why is it that some countries in the region are concerned? एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को P5 के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए 15,000 से 20,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट करने होंगे। किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचने के लिए इजराइल और पश्चिमी मुल्क ईरान के रवैये को लेकर संदेह में है। President Rouhani stood here and he said that Iran is eager to engage with the world, and hopefully. But Iran knows what it must do to make that happen. He told you that Iran has no intention of building a nuclear weapon. Well, while the message is welcome, my friends, the words themselves are meaningless unless actions are taken to give them meaning. जब तक बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। यानी ईरान बिना रोक टोक अपना तेल बेच सकता है। तेहरान को लेकर दुनिया में भ्रम बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने भी ईरान पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है और ईरान में अपने निरीक्षण में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। मिस्र में जो हुस्नी मुबारक के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, उसे 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आवाम आज भी हताश और निराश है। आज मिस्र दहशतगर्दी से जूझ रहा है। वो महंगाई, बेरोजगारी और आजादी से महरूम हो चुका है। बीते 3 सालों में ना तो लोकतांत्रिक हुकूमत और ना ही फौजी हुक्मरान आवाम की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाई है। तहरीर स्क्वायर पर हुस्ने मुबारक के खिलाफ साल 2011 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी 3री सालगिरह थी। काहिरा की सड़कों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए। बम धमाकों में 6 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा मिस्र इन हमलों से दहल उठा और सहम गया। किसी ने भी इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन फौजी तानाशाह को यह खदशा है कि ये धमाके उन लोगों ने करवाए हैं जो हुकूमत को अस्थिर करना चाहते हैं, सियासी रोड मैप को पटरी से उतारना चाहते हैं।
التفجيرات اللي حصلت ديت كلها طبعا من عمليات ये तमाम धमाके मुस्लिम ब्रदरहुड ने कराए हैं। वो हमास और इजराइल के एजेंट हैं। तमाम मिस्र के लोग अब्दे फतह अल सिसी के साथ उनके संरक्षण में हैं। आंदोलन के 3 साल पूरे हो चुके। आवाम 3 साल बाद भी सड़कों पर है। आज मिस्र में सेना शासन है। आज भी अरब के सबसे बड़े मुल्क में जमहूरी निजाम कायम नहीं हो पाया है। हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले 3 साल में मिस्र में निवेश और पर्यटन तहस नहस हो गए हैं। 25 जनवरी इंकलाब का आगाज होना चाहिए था। मुस्लिम ब्रदरहुड का मंसूबा कुछ और था। वो इंकलाब नहीं, मुबारक को हटाकर फौजी तख्ता पलट करने की साजिश थी। मुस्लिम ब्रदरहुड ने गरीब आवाम का शोषण किया। मैं आज यहाँ मिस्र के लिए आई हूँ, अलसीस के समर्थन के लिए आई हूँ। फौज ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मुर्सी हुकूमत को हटाकर सत्ता हासिल कर ली है। मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबरों पर क्रैकडाउन किया गया। हजारों को मार दिया गया, हजारों को जेल में डाल दिया गया। अल काहिरा में फौजी हुकूमत के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और विस्थापित प्रधानमंत्री मुर्सी को सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हम लोग ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो हमें बार बार ललकार रहा है। मिस्र के अवाम का ये आह्वान है कि वो अल सिसी राष्ट्रपति के लिए खड़े हों। मिस्र के आवाम परेशान हैं। जमहूरी हुकूमत भी इन्हें शांति और तरक्की बहाल नहीं करा पाई और न ही फौजी हुकूमत इन्हें सुकून ही दे सकी। हुस्ने मुबारक, मुर्सी और अब फौजी शासक अरब के सबसे बड़े मुल्क को संभालने में सक्षम नहीं रहे। मिस्र आज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया इस मुल्क के भविष्य को लेकर चिंतित है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से He will not be an ally of Kiran Kumar Reddy government.
रोजमर्रा की जिंदगी। दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मिडिल ईस्ट के बाद अब बात साउथ ईस्ट की। थाईलैंड मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। फौज और विपक्षी पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया है। ये विरोध हिंसक मोड़ ले रहा है। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। थाईलैंड में लोकतंत्र को खतरा। बढ़ते विरोध और सरकार मुखालिफ आंदोलन की वजह से थाईलैंड में इमरजेंसी घोषित। फरवरी में चुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि चुनाव को कुछ और दिनों तक टाल दिया जाए। पिछले 3 महीनों से पुलिस हेडक्वार्टर्स समेत तमाम सरकारी बिल्डिंग्स का घेराव और हमले कर रहा है विपक्ष। ऐसा माना जा रहा है कि खुफिया तरीके से आर्मी आंदोलनकारियों का साथ दे रही है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी भी आंदोलन का समर्थन कर रही है। हमें थाकसिन की हुकूमत नहीं चाहिए। हम चुनाव का समर्थन नहीं करते। विपक्ष में थाकसिन के फैसलों को लेकर आक्रोश और सियासी कैदियों को लेकर छोड़ने के मामले में खासी नाराजगी है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यिंगलिंग शिनवात्रा अपने भाई थाकसिन की वापसी के लिए फैसले ले रहे हैं। विरोधियों का ये भी कहना है कि थाकसिन के इशारों पर चल रही है थाईलैंड की सरकार। थाकसिन साल 2001 से 2006 तक थाईलैंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन साल 2006 में फौज ने विद्रोह करके थाकसिन को मुल्क बदर कर दिया और सत्ता हथिया ली। ऐसा माना जा रहा है कि फौज दोबारा विद्रोह करना चाहती है, इसीलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इमरजेंसी लगाने के लिए इमरजेंसी हालात होने चाहिए। आंदोलनकारी कोई दंगा नहीं कर रहे, वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन अब हिंसा की कई वारदातें सामने आई हैं। ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, हालात काफी नाजुक हैं। इमरजेंसी तक घोषित हो चुकी है। सरकार का कहना है कि वो सेंटर फॉर मेंटेनिंग पीस एंड लॉ के जरिए शांति बहाल करने की कोशिश करेगी। हम आंदोलनकारियों को चुनौती नहीं देना चाहते। इमरजेंसी सिर्फ काम को सक्षम बनाने के लिए लगाई गई है। हम नहीं चाहते कि 2010 जैसे हालात बने, तभी हमने अफसरों को आगाह किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इमरजेंसी का विरोध कर रही हैं। थाईलैंड के युवा प्रधानमंत्री के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। गर फिरदौस बर्रुए जमीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर
रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। अमेरिका के पूर्व जासूस एडवर्ड स्नोडेन ने कहा कि वो रूस से वापस अमेरिका नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में निष्पक्ष तरीके से सुनवाई होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने अमेरिका से अपने जासूसों के लिए सुरक्षा को मजबूत किए जाने का आग्रह किया। स्नोडेन ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सहकर्मियों के 5 वर्ष चुराए थे। स्नोडेन सर्विलांस कार्यक्रमों और दूसरी सरगर्मियों के जरिए अमेरिकी सरकारी खुफिया दस्तावेजों का खुलासा करने के बाद अमेरिका में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। फ्यूजी फिल्म, जिसे आज तक हम सुनते आ रहे थे कि सिर्फ फोटो खींचने वाली फिल्म ही तैयार करता था, लेकिन जरा ठहरिए और अपना नजरिया बदलिए। दुनिया की मशहूर मारूफ कंपनी ने न सिर्फ एंटरटेनमेंट के सेक्टर में अपना दायरा सीमित रखा है, बल्कि ये
स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट बनाने की तरफ अपना दायरा फैला रहा है। ऑस्टालिफ्ट एक ऐसा बेहतरीन एंटी एजिंग स्किन केयर उत्पाद है जो फ्यूजी फिल्म द्वारा 2007 में तैयार किया गया। इस उत्पादन को तैयार करने में एक विशेष तकनीक का प्रयोग हुआ है जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रोडक्ट को उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा में पड़ने वाली झुर्रियों और दाग धब्बों को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। ये प्रोडक्ट सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से स्किन पर पड़ने वाले चर्म रोग को रोकने में मददगार साबित होता है। अभी तक ये प्रोसेस सिर्फ साफ फोटो खींचने की तकनीक में इस्तेमाल होता था। फ्यूजी फिल्म्स जो 80 साल से फोटो फिल्म के निर्माण का इतिहास रच रहा है, कंपनी अब नित नई तकनीक के जरिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने में मसरूफ है। जापान के कानागावा में फ्यूजी फिल्म की जदीद तरीन लेबोरेटरीज हैं, जहां जीवन रक्षक दवाइयों के अलावा ऑस्टालिफ्ट जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से तैयार किया जा रहा है। फ्यूजी फिल्म के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बेहतर बता रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के साथ जोड़ी गई अभिनेत्री जूली गाय ने मैगजीन क्लोजर पर मुकदमा करने का फैसला किया है, जिसने कथित अफेयर के लिए उनकी तस्वीरें प्रकाशित की हैं। हालांकि मैगजीन को पहले धमकी देने वाले ओलांद ने कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। जूली गायती मुआवजे के रूप में 50,000 यूरो और कानूनी खर्च के तौर पर 4,000 यूरो का मुकदमा करने जा रही हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने इस खबर की प्रतिक्रिया में कहा कि वो निजी जिंदगी में मुश्किल वक्त का अनुभव कर रहे हैं। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। प्लेबॉय मैगजीन की फर्स्ट इंडियन मॉडल और हॉलीवुड मूवी कामसूत्र 3D की बिंदास एक्टर शर्लिन चोपड़ा अपनी फिल्म के लिए काफी चर्चित रही। शर्लिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कभी घोड़े की सवारी करते हुए तो कभी पोल पर चढ़ते हुए बोल्ड फोटोशूट्स देकर पूरे साल चर्चा में बनी रही। लेकिन इतनी जोर शोर से चल रहा मूवी का प्रमोशन अचानक थम गया। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अरे जनाब, आप ज्यादा परेशान ना हो, इसकी गुत्थी तो मैं ही सुलझा देती हूँ। दरअसल शर्लिन चोपड़ा का उनके निर्देशक और टीम मेंबर के साथ आपसी रस्साकशी की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए शर्लिन ने इस फिल्म के प्रमोशन से अपने हाथ खींच लिए हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारे बॉलीवुड के कलाकार ही अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए नित नए हरबे अपनाते हैं, तो यह गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड के कलाकार भी अपनी फिल्म के प्रति दर्शकों को लुभाने के लिए कई तरह के तरकीब अपनाते हैं। दरअसल पॉप स्टार सेलेना गोमेज ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया। आजकल सेलेना बीबर को छोड़ किसी अनजान शख्स के साथ डेटिंग करती नजर आ रही हैं। आखिर सेलेना ने ऐसा क्यों किया? सेलेना ने ऐसा अपनी फिल्म रडर लेस के प्रमोशन के लिए किया। कयास तो यही लगाए जा सकते हैं कि पैसा और शोहरत हासिल करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। दिल है कि मानता ही नहीं। जी हाँ, हॉलीवुड की हॉट स्टार किम कार्दाशियन के बॉयफ्रेंड कान्ये वेस्ट उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं, इसलिए वो हमेशा किम को सरप्राइज करते रहते हैं। कभी तो वो अपनी होने वाली पत्नी किम को मौज मस्ती के लिए अंतरिक्ष में ले जाना चाहते हैं, तो कभी उन्हें उपहार के तौर पर एक महल भेंट करना चाहते हैं। और इस बात के लिए कान्ये ने पहले से ही चुनिंदा लोगों को नियुक्त भी कर लिया है जो किम के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने में कामयाब हो सके। दरअसल अपनी रंगीन दुनिया के अलावा कान्ये वेस्ट को अंतरिक्ष, साइंस फिक्शन और ऐसी ही सरप्राइजिंग चीजों को लेकर हमेशा एक जुनून रहता है। कान्ये के लिए उनकी मंगेतर किसी शाही पर्सनालिटी से कम नहीं। कहा था ना हमने कि दिल है कि मानता ही नहीं। अमेरिकी एक्ट्रेस और मॉडल लिंडसे लोहान
इस समय अपने नए बॉयफ्रेंड ऑर्नो विलियम्स के साथ डेटिंग कर रही हैं। चोरी छिपे डेटिंग करने के बाद अब दोनों ने आखिरकार शादी करने का प्लान बना लिया है। हालांकि लिंसी ने ऑर्नो से अपनी मुलाकात को बेहद गुप्त रखा है। वो नहीं चाहती कि उनके प्यार के बारे में अभी किसी को पता चले। लिंसी ऑर्नो के प्रति काफी इमोशनल है और वे उसे एक बेहतर जीवन साथी मानती है। अब लिंसी का ये सरप्राइज कब सबके सामने आता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नजर ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आपके बर्खास्त लीडर बिन्नी ने की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात, केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ बैठेंगे धरने पर। एमएनएस वर्करों का टोल प्लाजा दफ्तरों पर हमला, थाने एरोली और नागपुर में की तोड़फोड़। माहीगीरों के मसाइल पर हिंद लंका के नुमाइंदों की मीटिंग जारी, दोनों मुल्कों के माहीगीर मीटिंग में शामिल। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 11 पैसे की कमी, इब्तिदाई नुकसान के बाद संभला रुपया। और खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी से बर्खास्त किए गए लीडर विनोद कुमार बिन्नी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। बिन्नी ने सोमनाथ भारती समेत मुख्तलिफ मसाइल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत की। समझा जाता है कि सोमनाथ भारती के मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि इस सिलसिले में कानून अपना काम करेगा। विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ रहे हैं। इससे कबल इन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। कानून का मजाक उड़ाया, महिलाओं के साथ तमाम चीजें हुई हैं, तो उनके लिए भी बात की। उन्होंने कहा कानून अपनी गति से काम कर रहा है, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नियम कायदों के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी, चाहे कोई आदमी हो। हम सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पिछले दिनों कानून का उल्लंघन किया है। एक मैंने जानकारी दी है कि भाई मैं आज जाके अभी जंतर मंतर जा रहा हूँ, उस पर उन्होंने कुछ एडवाइस भी किया है, कुछ सलाह भी दी है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। तो वो मंच के माध्यम से पहुंचूंगा तो जनता के रूप में सहयोग करूंगा। और बाकी तमाम चीजें जो दिल्ली सरकार में घटी हुई हैं, जो चीजें हुई है, बहुत लंबी, कम से कम पौने घंटे की बात हुई है, बहुत लंबी चर्चा उनके साथ हुई है। अरविंद केजरीवाल ने बिन्नी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद अरकान असेंबली की तादाद कम होने पर कहा कि इन्हें हुकूमत जाने का डर नहीं सता रहा है। केजरीवाल के मुताबिक इनकी हुकूमत 1 महीने में अच्छा खासा काम कर चुकी है।
काफी इस सरकार ने जितना काम एक महीने में किया है उतना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक किया। सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या चीज है, सबसे बड़ी चुनौती अभी भी क्या मानते हैं आप? चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियों को करेंगे एक एक करके।